नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो इस वक्त की मोस्ट अवेटेड वैकेंसी मानी जा रही है। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को किसी वैकेंसी का इंतज़ार है तो वो यही है, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल के बारे में। यानी एक कांस्टेबल कौन होता है, इसकी रैंक क्या होती है, किस लेवल की नौकरी है, किस ग्रुप की नौकरी है, ये सब कुछ जानेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे इनके काम क्या होते हैं। हालांकि एक जनरल वे में आप सबको पता है कि एक पुलिस का या एक सिपाही के क्या काम होते हैं, पर इसमें हम बात करेंगे कि जब आप ट्रेनिंग के बाद तुरंत ज्वाइन करते हैं, जब आपका प्रोविज़न पीरियड चल रहा होता है, उस टाइम पर आपको कौन कौन से काम दिए जाते हैं, और जैसे जैसे आप पुराने होने लगते हैं आपके काम किस तरीके से बदल जाते हैं, इन सब पर बात करेंगे। इसके बाद आपका वेतन, वेतन कितना मिलता है, उसमें भत्ते कौन कौन से और कितने जुड़ते हैं, आपकी टोटल सैलरी कितनी बनती है, उसके बाद इनमें कटौती कितनी होती है, और कटौती के बाद आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो कितनी बनती है, यानी आपके हाथ में कितनी सैलरी आती है, इस पर भी बात करेंगे। इसके बाद प्रमोशन, आप प्रमोशन के जरिए कहाँ तक पहुँच सकते हैं, किस पद तक आपका प्रमोशन हो सकता है और इसमें कितना समय लगता है। इसके अलावा चयन प्रक्रिया, यानी अगर आप एक सिपाही भर्ती होना चाहते हैं तो आपको किस प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा, किस किस तरह के एग्ज़ाम देने होंगे, आपकी फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और दूसरी योग्यताएं आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए, इन सब पर बात करेंगे। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर हम सिलेबस के डिटेल में गए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि वीडियो जैसे ही 12-15 मिनट से ऊपर होती है आप लोग भागने लगते हैं, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो जो हमारा सिलेबस है इसको हम अगली वीडियो में देख लेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस जो है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और हर सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं, और एग्ज़ाम में किस टॉपिक से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, यानी कौन सा टॉपिक आपका कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन सब पर बात करेंगे, पर अगली वीडियो में। फ़िलहाल इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है कांस्टेबल कौन होता है। तो कांस्टेबल जो है आपका वो लेवल 3 और ग्रुप सी की नौकरी है, और ये सिपाही आपका पहले रैंक पर होता है, यानी ये रैंक 1 का पद है। रैंक 1 का मतलब ये होता है कि आपका जो पुलिस विभाग की हायरार्की है, यानी जो एक के ऊपर एक पद होते हैं पुलिस विभाग में, इसमें जो पहला पायदान है, सबसे नीचे का पायदान, वो आपका कांस्टेबल यानी सिपाही का होता है। अगर एक आपका होमगार्ड्स को हटा दिया जाए तो सबसे नीचे का पद कांस्टेबल का होता है। इसके ऊपर आपके हेड कांस्टेबल यानी हवलदार होते हैं, और उसके ऊपर आपके एएसआई एसआई इस तरीके से बढ़ता रहता है। तो लेवल 3 ग्रुप सी रैंक 1 का पद है ये, और ये सितारा रहित है। सितारा रहित का मतलब है कि आपकी वर्दी के ऊपर किसी तरह का स्टार नहीं होता, आपके कंधे पर जो स्ट्रिप होती है वो खाली होती है, उसमें कोई स्टार नहीं होता। उसके बाद बात है इनके कार्यों की। तो हालांकि एक पुलिस के क्या काम होते हैं आप सभी जानते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के तुरंत बाद जब आप आते हैं, तो जब आपका प्रोविज़न पीरियड चल रहा होता है जो कि 2.5 साल का होता है, वहाँ पर आपको क्या काम दिया जाता है। जब आप बिल्कुल नए होते हैं तो वहाँ पर आपको रात में गश्त लगाना, उसके बाद थाने के बाहर तैनाती, अपने बड़े अधिकारियों के ड्राइवर के रूप में, इस तरीके के काम दिए जाते हैं जब आप बिल्कुल नए होते हैं, जब आपको पुलिस विभाग में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता काम करने का उस वक्त। उसके बाद 6 से 8 महीने के बाद जब आप धीरे धीरे सारे काम सीख जाते हैं, तब आपको थोड़ा सा काम आपका और बढ़ा दिया जाता है। जैसे किसी रैली में आपकी ड्यूटी लगा देना, या परीक्षा भवन में आपकी ड्यूटी, या बैंक में, चौराहे पर, या किसी दंगे फसाद वाली जगह पर नियंत्रण के काम में आपको लगाया जाता है। इसके साथ ही थाने के अंदर जो कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं, जो फाइलों का काम होता है, थोड़ा बहुत आपसे वो भी करवाया जाने लगता है। हालांकि इसके अलावा भी एक कांस्टेबल को बहुत सारे काम दिए जाते हैं, लेकिन मोटे तौर पर आपको यही काम होते हैं। जब आप नए होते हैं तो आपको
कम जिम्मेदारी वाले काम मिलते हैं, और जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं आप सीख जाते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है, आपके काम और जिम्मेदारियां बढ़ती रहती हैं। अगर बात करें इनके वेतन की, तो जैसा कि आपने देखा कि ये ग्रुप सी और लेवल 3 की नौकरी है, तो इसका जो ग्रेड पे है वो है 2000 का। जितनी भी ग्रुप सी और लेवल 3 की नौकरियां हैं उन सब का ग्रेड पे होता है 2000, और इनका बेसिक पे आपका बनता है 21,700 रुपये। ये आपका बेसिक पे है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे भत्ते भी आपको दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है महंगाई भत्ता, यानी डीए। डीए मतलब डियरनेस अलावेंस, महंगाई भत्ता। ये मिलता है आपका 28%। 2021 से पहले ये मिलता था आपको 17%, लेकिन अब 2021 में ये बढ़ चुका है और आपको मिलेगा 28%, जो कि आपका बेसिक पे पर मिलता है। यानी किसी भी नौकरी में जितना भी आपका बेसिक पे होगा उसका 28% डीए मिलेगा। तो 21,000 और इसका 28% यानी 6,076 रुपये, यानी टोटल आपके लगभग 27,700 के आसपास हो गए। इसके अलावा आपको मिलता है मकान किराया भत्ता, यानी HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ये वेरी करता है, यानी अगर आप किसी बड़े शहर में हैं तो ज़्यादा मिलेगा, किसी छोटे शहर में हैं तो थोड़ा कम मिलेगा, आप किसी देहाती इलाके में हैं तो आपको बहुत कम मिलेगा। जिस तरह की जगह उस तरह का आपका हाउस रेंट अलाउंस। और ये आपका मिनिमम 800 और मैक्सिमम 2400 है। हालांकि हो सकता है कि आगे चल के इसमें थोड़ा बहुत बढ़ोतरी भी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ये 800 से 2400 के बीच वेरी करता रहता है। इसके अलावा आपको एक दिया जाता है किट मेंटेनेंस। किट मेंटेनेंस का मतलब है ये आपके बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने, आपके क्रीम पाउडर, लाली, लिपस्टिक और काजल के लिए दिया जाता है। उसके बाद आपका आता है यात्रा अलाउंस, यात्रा भत्ता, यानी ट्रेवल अलाउंस। ये आपका मिलता है 240 से लेकर के 390 के बीच में। ये भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी दूरी यात्रा करनी, यानी आपका घर और आपका थाना, यानी जहां आपकी ड्यूटी है उसके बीच में कितनी दूरी है, उस हिसाब से कम 240 और ज़्यादा से ज़्यादा 390 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर कभी ऐसा होता है कि आपकी ड्यूटी जो रेगुलर एरिया है जहां हमेशा आप ड्यूटी जाते हैं उसके अलावा कहीं और भेजा जाता है, तो उसके लिए आपको अलग से भत्ता दिया जाता है। और ये होता है अगर आपको कम से कम 8 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूरी भेजा जाता है तो वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर कुछ पैसे एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको मिलता है एक CCA यानी सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, यानी आपका कह सकते हैं नगर भत्ता। ये भी आपका 240 से 480 के बीच में वेरी करता है। छोटे शहरों में कम और बड़े शहरों में ज़्यादा दिया जाता है। इसके अलावा आहार, यानी पौष्टिक आहार के लिए भत्ता, यानी फूड अलाउंस, ये सबके लिए बराबर है 1500 रुपये, यानी 1500 रुपये आपको खाने पीने के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद आपका एक है वॉशिंग अलाउंस। वॉशिंग अलाउंस यानी आपकी वर्दी वगैरह धुलवाने के लिए 188 मिलते हैं, यानी वर्दी धुलवाने और किट मेंटेनेंस दोनों के लिए आपको 188 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा आपको छोटे छोटे और भी कई सारे भत्ते दिए जाते हैं, और अगर हम इन सबको जोड़ लें तो आपका लगभग 31.5 से 32,000 रुपये मिनिमम बनते हैं ग्रोस सैलरी के। यानी कम से कम आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी 31.5 से 32,000 रुपये। पहले ये थोड़ी कम थी, लगभग 27,500 से 28,000, लेकिन जब से आपका डीए बढ़ा दिया गया है तब से यह लगभग इसमें 3,500 रुपये के आसपास बढ़ चुके हैं। तो अब ये 31 से 32,000 रुपये के बीच मिनिमम है, और मैक्सिमम आपकी चली जाती है 40 से 42,000 के बीच में। ये आपकी ग्रॉस सैलरी है, इतनी आपको मिलती नहीं है। अब इसमें कुछ कटौतियाँ भी होती हैं। सबसे पहले आपका कटता है एनपीएस कटता है 10% आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के योग का, यानी 21,700 में 6,076 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा लगभग 27,776 रुपये। इसका 10% यानी 2777 हाँ, लगभग आपका 2777 रुपये, मान के चलिए 2800 रुपये। तो इतना आपका एनपीएस कटेगा। इसके अलावा और कई कटौतियाँ होती हैं,
जैसे आपका एक जनरल इंश्योरेंस, रक्षा और भी कई सारी हैं, लेकिन ये कटौतियाँ ज़्यादा नहीं हैं। 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 8 रुपये, इस तरीके से करके मान के चलिए लगभग 100 रुपये के आसपास आपके और कटते हैं। तो एक मोटे तौर पर मानिए कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी हो रही थी लगभग 32,000 के आसपास, उसमें से लगभग 3,000 रुपये कट जाते हैं। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो बनती है 27 से 28,000 रुपये मिनिमम, और मैक्सिमम आपकी जाती है 37-38,000 के आसपास तक। अब बात करते हैं आपके प्रमोशन की, कि आप प्रमोशन के सहारे किस पद तक पहुंच सकते हैं, मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं। तो प्रमोशन में अगर हम बात करें कि आपके पास कहां तक का रास्ता है, यानी आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है किस पद तक पहुंचने की, तो आप डीएसपी के पद तक आराम से पहुंच सकते हैं कांस्टेबल की भर्ती के बाद। लेकिन आप वास्तव में कहां तक पहुंच सकते हैं ये देखिए। सबसे पहला जो आपका प्रमोशन है वो होता है कम से कम 10 वर्ष के बाद, यानी आपको कम से कम 10 वर्ष की सर्विस देनी होगी एक सिपाही के पद पर, तब आप पहुंचेंगे हेड कांस्टेबल तक, यानी हवलदार तक। कांस्टेबल से हवलदार तक पहुंचने के लिए आप 10 वर्ष से पहले आपका प्रमोशन नहीं होगा, इससे ज़्यादा लग सकता है लेकिन कम में कोई गुंजाइश नहीं है। तो कम से कम 10 वर्ष के बाद आप हेड कांस्टेबल बनेंगे, और हेड कांस्टेबल के पद पर आपको कम से कम 5 से 7 साल काम करना होगा, तब आपका अगला प्रमोशन हो सकता है एएसआई के पद पर, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर। उसके बाद यहाँ भी आपको कम से कम 5 से 7 वर्ष काम करना होगा, तब आपका अगला प्रमोशन लग सकता है, और फिर आप बनेंगे एसआई यानी सब इंस्पेक्टर। और सब इंस्पेक्टर पर आप जब लगभग 5 से 7 वर्ष काम कर लेंगे तो आपका प्रमोशन होगा एसएचओ के पद पर, या यूँ कह लीजिए सीनियर इंस्पेक्टर के पद पर। अलग अलग जगहों पर इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। और यहाँ भी जब आप लगभग 5 से 7 वर्ष काम करेंगे उसके बाद आपका प्रमोशन होगा, तब आप पहुँचेंगे डीएसपी तक। तो आपके पास रास्ते डीएसपी तक के खुले हुए हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो कम से कम 10 वर्ष के बाद हेड्स कांस्टेबल, उसके 5 वर्ष बाद यानी 15 वर्ष के बाद आप एएसआई बनेंगे, 20 वर्ष के बाद आप एसआई बनेंगे, और 25 वर्ष के बाद आप एसएचओ बनेंगे। ये तब है जब आप हर 5 वर्ष में या 10 वर्ष में प्रमोशन ले रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रमोशन हर 5 वर्ष में हो ही जाए, इसमें बहुत टाइम लगता है। आप किस तरीके का काम करते हैं, प्रशासन और शासन की नज़रों में आपकी क्या इमेज है, ये इन सब बातों पर डिपेंड करता है। फिर भी एक एवरेज मान के चलिए कि अगर आपका जो कैरियर है वो ठीक ठाक रहता है तो आप रिटायर होने तक एसआई के पद तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया में अगर आप एक सिपाही बनना चाहते हैं तो आपको 4 स्टेज से गुजरना होगा। सबसे पहला है आपका एक लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में आपका एक हिंदी, गणित, जीएस और रीजनिंग, इन 4 सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं, और टोटल इसमें आपके 150 प्रश्न होते हैं, और हर प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी टोटल 300 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होती है। और आपका हर सब्जेक्ट में एक एवरेज देखा जाए तो 37 से 38 सवाल होते हैं। हालांकि इसकी डिटेल में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिलहाल आप मोटे तौर पर समझते चलिए। जब आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको बुलाया जाता है शारीरिक परीक्षण के लिए, यानी फिजिकल टेस्ट के लिए। फिजिकल में आपकी कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे सबसे पहले आपकी आयु। हालांकि ये आयु आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही चेक कर ली जाती है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है। आयु की बात करें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल कैंडिडेट में जो मेल हैं यानी जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी कम से कम एज होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिक से अधिक 22 वर्ष। जबकि जो जनरल की फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा SC, ST और OBC इनको 5 वर्ष की जो है छूट दी गई है। तो ये इनकी जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम 27 वर्ष हो जाती है। उसके बाद जो महिलाएं हैं उनमें मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 वर्ष, क्योंकि इनकी
जनरल की जो मैक्सिमम है वो 25 है, तो इसमें 5 वर्ष की छूट के बाद मैक्सिमम उम्र हो जाती है 30 वर्ष की। इसके बाद है लंबाई। लंबाई में अगर आप जनरल, एससी या ओबीसी के मेल कैंडिडेट हैं, यहाँ आप ध्यान से सुन लीजिए, जनरल, एससी और ओबीसी इन तीनों के लिए जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट एक समान चाहिए, जो कि है आपकी 168 सेंटीमीटर। और अगर आप जनरल, एससी या फिर ओबीसी की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप एसटी कैटेगरी की हैं, यानी आपकी जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी हाइट कम से कम होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल्स की हाइट होनी चाहिए कम से कम 147 सेंटीमीटर। अगर इससे कम हाइट है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद है आपका सीना, यानी आपकी चेस्ट का मेजरमेंट। इसमें जो जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट हैं, आप यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, एससी और ओबीसी को जनरल के साथ ही रखा गया है, हाइट में भी और चेस्ट मेजरमेंट में भी। तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो आपके सीने की मिनिमम जो चौड़ाई है वो होनी चाहिए 79, यानी 79 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद वो 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए कम से कम। और जो एसटी कैंडिडेट हैं उनकी मिनिमम यानी नॉर्मल 77 कम से कम, और उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी कम से कम 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल्स कैंडिडेट के लिए चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता। उसके बाद है वजन, यानी आपका वेट कितना होना चाहिए। वेट में मेल्स का वेट वो चेक नहीं किया जाता, लेकिन फीमेल्स में आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, सभी फीमेल्स के लिए आपका वजन है वो कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। उसके बाद जब आप इन सभी क्राइटेरिया को पार करेंगे तो आपकी करवाई जाएगी दौड़। दौड़ में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर की रनिंग करनी होगी 27 मिनट में। उसके बाद अगर आप फीमेल्स हैं तो फीमेल कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर की दौड़ लगानी होगी 16 मिनट में। जब आप दौड़ भी क्वालिफाई कर देंगे तो आपकी एक मेरिट निकाली जाएगी। हालांकि जो ये आपकी दौड़ और ये जो फिजिकल एलिजिबिलिटीज़ हैं ये सिर्फ क्वालिफाई है, यानी अगर आप इन स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। इसमें सिर्फ पास होना है, मेरिट तय की जाएगी आपकी लिखित परीक्षा पर। तो दौड़ के बाद आपकी मेरिट निकाली जाएगी और फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो, और मेडिकल के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थी आपकी टोटल जॉब प्रोफाइल पुलिस कांस्टेबल की। अब मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है, किस तरीके से मेडिकल होता है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा चयन प्रक्रिया में जो आपकी लिखित परीक्षा है इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।